Assalamualaikum. This is lecture 6, work, energy, kinetic energy and work energy theorem and power. ये वाली चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है. Starting from work, this is scalar product of force and displacement. जब हम वेक्टर कर रहे थे तो हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की. ठीक है, तो वर्क जो होता है F डॉट S होता है. डिस्टेंस को कुछ लोग S ले लेते हैं, कुछ लोग D ले लेते हैं. ठीक है, एक ही बात है. तो इसको आप लिख सकते हैं F S cos थीटा. देखें, अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये S ले लें आप. ये फोर्स आपने लगाई है एंगल पर लगाई. यूजुअली आप स्ट्रेट नहीं खींचते होते, जैसे नीचे कोई चीज़ पड़ी है आप उसको खींचते हुए जा रहे हैं रस्सी से, या ट्रॉली वगैरह को, या अपना सूटकेस वगैरह को खींचते हुए जा रहे हैं. तो आप जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो किसी एंगल पर लगा रहे हैं. ठीक है, तो वो एंगल आपका अगर थीटा दिया हुआ है तो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा. थीटा वो एंगल होगा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में होगा. ठीक है, तो अब इसमें कुछ छोटे छोटे वेरिएशन हैं. अगर आपका एंगल 0 हो, स्ट्रेट बिल्कुल यूं फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़, जैसे ये फोर्स चीज़ पड़ी आप उसको बिल्कुल सीधा सीधा पुश कर रहे हैं. ठीक है, या आप जो है नीचे रस्सी बिल्कुल सीधी आपने रखी हुई है, उसको खींच रहे हैं आप, ब्रीफ केस को खींच रहे हैं आप, तो उस केस में जो एंगल आएगा उसको 0 डिग्री होगा. वैसे कहने को एफ एस कॉस 0 इज इक्वल टू एफ एस, मैक्सिमम वर्क आ रहा होता है. ठीक है ना, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी और साइन की भी. कॉस और साइन का फंक्शन देखा होगा, देखिए ना, कॉस का फंक्शन ये रहा, ये 1 से -1 के बीच में चलता है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 और 0 बीच में आता है. तो इसका मैक्सिमम जो आप वर्क कर सकते हैं वो cos 0, cos जब 1 आएगा तो मैक्सिमम वर्क करना है. तो क्योंकि cos 0 1 होता है, दैट इज मैक्सिमम, तो आपका जो मैक्सिमम वर्क है वो F × S होता है. ठीक है, अच्छा, अब दूसरा केस. ये केस थोड़ा सा अजीब सा है फिजिक्स के लिहाज से. ये है कि आपने अगर किसी चीज पर 90 डिग्री पर फोर्स लगाई है तो कोई वर्क नहीं किया. फॉर एग्जांपल, आप इस चीज को सर पे रखा हुआ है और आप चल रहे हैं, तो आप इस चीज के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे. ठीक है, 90 डिग्री पर फोर्स लग रही है. वैसे भी देखें ना, आप उसके ऊपर अपवर्ड 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं और आप जा आगे रहे हैं. ऐसे कैसे हो सकता है? आप जो जा रहे हैं उसके ऊपर वर्क थोड़ी हो रहा है, आप उसके ऊपर फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं. चीज जो आपने ऊपर रखी है, या जो आप चीज ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ऊपर की तरफ आ रही है, आगे थोड़ी ना जा रही है, आगे तो आप जा रहे हैं. तो इसलिए यू आर नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई if you are exerting it at 90 degrees and the displacement covered is horizontal. तो इसलिए 90 डिग्री पे जो आप फोर्स लगाएंगे, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, क्योंकि cos 90 0 होता है इसलिए आपका वर्क जो डन है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, थर्ड एक केस होता है जिसमें आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. जब थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क नेगेटिव होता है. वर्क नेगेटिव क्यों होता है मैं बताता हूँ. देखें, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, cos 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एफ एस. तो ये नेगेटिव वर्क कहलाता है. नेगेटिव वर्क क्या होता है? देखिए, जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक है, जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अपवर्ड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में
अपोजिट एंगल हो गया। ये कब होता है? देखिए जब आप अर्थ आपको डाउनवर्ड खींच रही है इस पेन को, और ये पेन अपवर्ड जा रहा है, इसके ऊपर मैं वर्क जो कर रहा हूँ वो अपवर्ड कर रहा हूँ, और जमीन इसके ऊपर क्या काम कर रही है? नेगेटिव वर्क कर रही है। अर्थ इस पे काम कर रही है, अर्थ इसको डाउनवर्ड खींच रही है और ये ऊपर जा रहा है, तो अर्थ का जो काम है दैट इज नेगेटिव। स्प्रिंग को आप इधर को खींच रहे जब होते हैं तो स्प्रिंग की फोर्स उधर को लग रही होती है, स्प्रिंग इधर को आ रहा होता है, लेकिन ये जो वर्क होते हैं ये भी नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो ये जो वर्क होते हैं नेगेटिव वर्क, ये बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है ना। जो भी वर्क बॉडी में स्टोर हो जाता है और जैसे उसको आप छोड़ते हैं दोबारा से बॉडी अपनी असली पोजीशन पे आ जाती है, वो जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो नेगेटिव वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशन ड्राइव करके दिखाता हूँ। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। ये यूं है, चीज ऊपर की तरफ गई है और फोर्स नीचे की तरफ लगी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 180 डिग्री हो जाए। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो W वेट होती है, यानी mg, तो आप यहाँ पे mg लिख सकते हैं। और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्टेंस होता है इसको हम हाइट कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप h ले लें, तो ये s से h हो जाएगा, cos 180 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -mgh। जो नेगेटिव वर्क होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क, सही है, -w जो होता है, तो इसलिए आप पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल टू mgh लेते हैं। तो जो नेगेटिव वर्क होता है वो एज अ नेगेटिव वर्क, ये वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क, ठीक है, एज अ बट एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है वो नेगेटिव वर्क, तो इसलिए उसको आप mgh कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़े, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी नेगेटिव वर्क होगा चीज पर वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे पेन में यहाँ पे रख देता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो इसकी पोजीशन चेंज होती है। अब इस पोजीशन की वजह से इसकी एनर्जी जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा ऊपर करने के। तो यूँ आप इसको जितना ऊपर लेते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता चला जाएगा, सही है। तो दिस नेगेटिव वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू position, the energy of an object due to position is called potential energy. Kinetic energy क्या होती है? खाली एनर्जी की अगर डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा एडवांस पे हम काम कर रहे हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ समथिंग ऑफ डूइंग सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो उसी वर्क को ही थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है कि उसको इक्वेशन बनाने के लिए आपने हाफ mv स्क्वायर, मैट्रिक की क्लासेस में, इंटर की क्लासेस में इसकी डेरिवेशन सीख चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ इट, डिराइव इट, कि मतलब आप कैसे आएंगे, ठीक है। तो v आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो होती है और m आपकी चीज़ का मास होता है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो चीज़ मिलती है वो काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क हो, इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है ना, जूल। साइंटिस्ट का नाम है। एक जूल कितना होता है? एक जूल, देखें ये W इज इक्वल टू एफ एस है ना, ये न्यूटन है और ये मीटर है। एक जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एक न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई है आपने और वो 1 मीटर दूर तक चला गया है, तो वो जो उसके ऊपर वर्क हुआ है दैट इज 1 जूल। न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट है, ठीक है। लेकिन यूजुअली न्यूटन मीटर का यूनिट हम टॉर्क के लिए स्पेसिफाई रखते हैं, ठीक है ना। इसमें हम तो इसलिए इसको जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब टॉर्क हो जाएगा, हालांकि फर्क कोई नहीं है, बट अगेन
जूल यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम एक होता है वो बनाना है हम लोगों ने, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट x1 से पॉइंट x2 तक गया है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड वो डेल्टा x, जिसको आप डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई फोर्स लगी है, जाहिर है उस फोर्स की वजह से x1 से x2 तक आ गया है, सही है। तो इसके ऊपर जो वर्क हुआ है दैट वर्क इज इक्वल टू F डेल्टा x। डेल्टा x कह लें या s कह लें, आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। हम क्योंकि कुछ चीज प्रूव करना चाह रहे हैं, डिराइव करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं डेल्टा x ले, ठीक है। फोर्स m में होती है और डेल्टा x x2 माइनस x1 होता है डिस्टेंस। अब s2 माइनस s1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये क्या होता है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ए हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s, क्योंकि हमने x लिया है तो इसलिए हम इसको भी डेल्टा x ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल उसको मैं देखता हूँ। तो अब a की जगह vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2x लिख सकते हैं, m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा x और ये डेल्टा x, ठीक है। तो आप देखें इसको डेल्टा x ले लें, आपके वहां आपने डेल्टा x लिया है तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, कि m vf स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा और ये m va स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये यूं हो जाएगी अब इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसको आप डेल्टा जी, वो वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। तो हम ये कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जाहिर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये जो वर्क है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये है ना वर्क काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, जैसे बुलेट पे आप काम कर रहे हैं, तो बुलेट को जितनी भी एनर्जी दी गई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होता है वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। आपको फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वर्क हो गया, एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई और वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, ठीक है। पावर भी देख लेते हैं, फिर इन सबसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग। पावर क्या होती है देखें, ए भी 50 जूल्स काम कर रहा है और बी भी 50 जूल्स काम कर रहा है। जो ए है वो 50 जूल काम 1 सेकंड में कर रहा है और जो बी है वो 50 जूल काम 10 सेकंड्स में कर रहा है। तो कौन फास्ट है, ये ए फास्ट है। जैसे एक मोटर है पानी चढ़ा रही है, दूसरी मोटर भी पानी चढ़ा रही है। एक मोटर को 5 मिनट में टैंकी भर जाती है और दूसरी पूरा दिन लगी रहे तो भी टैंकी ना भरे, क्योंकि वो छोटी मोटर है। अब पूरे दिन में भी वो टैंकी भरेगी तो पूरे दिन में तो टैंकी भरनी नहीं चाहिए ना, इसका मतलब उसकी पावर बहुत कम है।
तो ये पावर होती है कि आप कितनी देर में कितना काम कर रहे हैं। टैंकी जल्दी भर रही है जो मोटर, उसका हॉर्स पावर यानी उसकी पावर ज़्यादा है, और जो टैंकी देर से भर रही है उसकी हॉर्स पावर, उसकी पावर कम है। ठीक है, हॉर्स पावर पावर का यूनिट है, आते हैं उसकी तरफ। तो पावर का जो फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो यानी 1 सेकंड में किसी बंदे ने कितना काम किया है, यानी कि अगर आप को 1 मिनट लगा है स्टेयर्स अपनी पूरी की पूरी चढ़ने में, और दूसरा आपका जो फ्रेंड है उसने 10 सेकंड में चढ़ ली है, तो ज़ाहिर है उसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि पर यूनिट टाइम वो ज़्यादा काम कर रहा है। काम दोनों ने एक जितना किया है, लेकिन उसने कम टाइम में किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 50 वाट्स। वाट इसका पावर का यूनिट है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट। ओके, और 50 ओवर 10, 5 वाट्स। जूल पर सेकंड भी होता है इसका यूनिट, वर्क अपॉन यूनिट टाइम, जूल्स पर सेकंड, लेकिन जूल पर सेकंड को ही तो वाट कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज 1 वाट? अगर 1 सेकंड में 1 जूल काम हो रहा है, 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन 1 सेकंड, तो उस काम करने में जो पावर यूटिलाइज हो रही है दैट इज 1 वॉट या 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इसके अलावा पावर के एक दो और यूनिट्स भी हैं, वो भी आपको मैं बताता चलता हूँ। बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है, एक पावर, अच्छा पावर का एक, इसको अगर आप वॉट जूल पर सेकंड है ना, इसको एक और यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एफपीएस सिस्टम के यूनिट में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है। ये होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये जो आपकी घर की कपड़े इस्त्री करने वाली इस्त्री होती है, आयरन, ये 1000 वॉट की होती है। तो 1 हॉर्स पावर से, सॉरी हॉर्स पावर, सॉरी 1 हॉर्स पावर से थोड़ी कम होती है, 1 हॉर्स पावर से थोड़ी ज्यादा होती है, सॉरी। अच्छा, ये जो मेरे आसपास लाइट्स लगी हुई हैं, उनमें कोई लाइट 24 वाट की है, कोई 40 वाट की है। ठीक है, तो ये जो एसी चल रहा है ये कोई 1500 वाट का है। ठीक है, जो फैन लगे हुए हैं ये 150 वाट्स के हैं। वाटर कूलर लगा हुआ है, उसमें 2 फंक्शंस हैं, एक हीटर का फंक्शन है और एक कूलिंग का फंक्शन है। जो कूलिंग कर रहा है वो फ्रिज की तरह होता है, वो छोटा है, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ होता है। वो यूजुअली जो बड़ा कंप्रेसर है घर के फ्रिज का, वो 1200 1300 वॉट्स कंज्यूम कर रहा होता है। और ये जो हमारे पास है, क्योंकि वाटर कूलर छोटा है, तो इसमें कोई 300 400 350 वाट का कंप्रेसर लगा होगा, और जो हीटर की वायर लगी हुई है वो 1000 वाट की हो। ठीक है, तो जब वो जलती है पानी गर्म होता है। ठीक है, घर की वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर मोटर लगी होती है, वो 350 400 हार्स पावर की होती है, सॉरी वॉट की होती है। तो इस तरह से जो आपके घर की आधी की मोटर कहते हैं, एक को 500 वाट की होती है, और 1000 वाट वाली मोटर को मतलब एक की मोटर कहते हैं यूजुअली, क्योंकि एक पूरे का पूरा किलो वाट होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको मतलब यू आर साइंस स्टूडेंट नाउ, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी एनर्जी लेती है। लाइक एक बार मैंने घर का जनरेटर चला के माइक्रोवेव ओवन चलाया था, तो वो प्रॉब्लम होने लगी थी जनरेटर को। वो जनरेटर 2500 वाट का था, 2.5 किलो वाट का, और ओवन 1500 वाट का था। फिर एक बार मैंने एक और गलती की, तो मैंने ओवन बंद कर दिया था क्योंकि जनरेटर को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो 1500 वॉट्स लेता है। बाद में मुझे याद आया उसके अंदर हीटिंग का काम है सारा, तो 1000 से ऊपर ही ऊपर होता है। फिर एक बार मैंने जो है कोई लैपटॉप या क्या साफ करने के लिए अपनी वाइफ का जो हेयर ब्लोअर है वो चला दिया था, तो मुझे लगा कि उसके अंदर फैन लगा होता है, वो 150 100 का वाट का होगा,
तो उसकी वजह से भी जनरेटर उस वक्त भी जनरेटर पे था, तो वो जनरेटर की आवाज़ चेंज हो गई थी। तो फिर मुझे याद आया कि इसके अंदर हीटर भी होता है, तो वो 1200 वॉट का था जब मैंने उसकी स्पेसिफिकेशंस देखी। तो यू मस्ट नो दीज थिंग्स ना, कि कौन सी चीज़ कितने वॉट लेती है और आपका बिल बिजली का कितना आएगा, वो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ अभी, कि यूनिट कितना होता है। तो एक हार्स पावर का मतलब 746 वॉट्स होता है और 550 फुट पाउंड पर सेकंड होता है। ये फुट पाउंड पर सेकंड भी पावर का यूनिट है, ठीक है। पावर के जो है 2-3 यूनिट्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, ये उनमें से एक है। ये जो पावर का फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट वॉट होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड, मिनट, आवर होता है, ठीक है। अब जो आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो काम करती है उसके उस एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका आपको बिल आता है। अब वो जितना ज्यादा जूल्स यूज कर रही होगी उतना ही ज्यादा आपको बिल आएगा, ठीक है। वो जो जूल्स होते हैं ना, उनको जो है यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। एक यूनिट का मतलब कितने जूल्स होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट पावर का यूनिट है और आवर टाइम का यूनिट है, दोनों मिलकर क्या बना, वर्क यानी जूल्स। अब हमें ये देखना होता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स का होता है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी 1 घंटे तक अगर आप यूज करेंगे तो 1 यूनिट आएगा, ये 1 यूनिट है। जो आपके बिल पे यूनिट लिख के आते हैं ना, वो ये 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट कैसे बनता है, ओके, एक 1000 वाट की इस्त्री 1000 वाट की आयरन, ठीक है, उसको आप जो है 1 घंटे तक चलाएं तो 1 किलोवाट आवर 1000 वाट 1 आवर तक यूज होगा, 1 यूनिट गिर जाएगा। एक 100 वाट का बल्ब ले लें, उसको आप 10 आवर्स तक चलाएंगे, ठीक है, तो फिर वो 1 किलोवाट आवर बनेगा, सही है। 1000 पूरा करना होगा वाट। तो यूं 1 यूनिट बिजली होती है, 1 किलोवाट आवर ये 1 यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जूल्स में। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। आप वाट की जगह जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जूल्स पर सेकंड, के वॉट जूल पर सेकंड होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। और 1 आवर की जगह आप 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड्स। अब एक आवर में 3600 सेकंड ही होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा दिस। इसको आप कर सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यूं आप 1 किलोवाट आवर को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखने की बात यह है यहाँ पे कि किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं है, एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, ठीक है। एक और छोटा सा यूनिट यूज होता है एनर्जी का, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स के इक्वल होता है। जिस तरह से ये आपने किलोवाट आवर और हॉर्स पावर बड़े यूनिट्स बनाए ना, क्योंकि मोटर हुई और मशीन्स हुई, उनके लिए आपको ज्यादा बड़ा यूनिट चाहिए होता है। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है। जब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह का जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको एनर्जी के छोटे यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल यूनिट, यानी 1.6 into 10 power minus 19 जूल्स के इक्वल है। और कहाँ ये बड़ा यूनिट 1 किलोवाट आवर 3.6 10 पावर 6 जूल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, वर्क एनर्जी, पावर और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये करने के बाद हम बेहतर है कि इनसे रिलेटेड कुछ 2-4
न्यूमेरिकल्स को टच कर लें, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाते जाता हूँ, फिर जो आप उनको देखते चल जाए। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन हियर। ऑलराइट, दिस इज द चैप्टर। ऑलराइट, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको सही दिख रहा हो। दिस वन, दिस वन। A body moves a distance of 10 meters along a straight line under the action of 5 Newton. 5 Newton force. If the work done is 25 joules, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is G. देख लिया क्वेश्चन? ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। आप S से 10 मीटर लिख सकते हैं। S से आप डिस्टेंस को शो करते हैं और 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और कहा है कि 25 जूल्स का वर्क हो रहा है। वर्क भी दिया हुआ है 25 जूल। तो जनाब फार्मूला आपको याद है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W आपको दिया हुआ है 25 जूल्स, फोर्स दी हुई है 5 और डिस्टेंस है 10। तो all you need to do is just bring it down here. 25 upon 50 is equal to cos theta. 25 twos are theta is equal to cos inverse 1 over 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। याद यूं है मुझे कि हाफ जो आंसर आता है cos का वो तब आता है जब एंगल 60 हो। तो cos 60 1 upon 2 होता है, वैसे याद है ये, ठीक है। तो वरना आप सिंपल cos इनवर्स 1 upon 2 कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया हमने। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन आगे पावर से रिलेटेड है। दिस वन, दिस क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जाहिर है। A force of 10 Newton is required to move an object at a constant speed of 5 meters per second. The power used is G. This is a bit different question. Let's do it. A force of 10 न्यूटन, तो आपको फोर्स मिली हुई है 10 न्यूटन और कांस्टेंट स्पीड मिली हुई है 5 मीटर पर सेकंड। और आपको क्या फाइंड करना है? पावर यूज्ड फाइंड करनी है। अब जाहिर है आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया। आई मिस्ड इट एक्चुअली, लेकिन मैं आपको अभी ड्राइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। पावर का जो फार्मूला है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क जो होता है पर यूनिट टाइम, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डेल्टा एक्स या एफ एस, जैसे भी आप समझते हैं, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड को कहते हैं। तो ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप एफ एक्स कॉस थीटा लिखते हैं हमेशा, वर्क एफ एक्स कॉस थीटा होता है, तो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा पावर। तो पावर का फार्मूला एफ वी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। द पावर यूज्ड इज, तो इसका मतलब है कि आप जो है सिंपल 0 डिग्री की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ ना दिया हुआ एंगल वगैरह तो आप उसको 0 डिग्री कंसीडर करते हैं और cos थीटा की वैल्यू को इग्नोर करना है इग्नोर कर दें, वरना cos 0 लिखेंगे 1 हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल 10 इंटू 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप इंक्लूड करना चाहें तो कर लें। 50 वॉट्स आपकी पावर जो है यूज हो रही है, ठीक है। जी, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ। ये रहा क्वेश्चन।
ये वाले क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन आ गए हमारे पास एक साथ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 16 जूल्स व्हेन इट्स स्पीड इज 4 मीटर्स पर सेकंड, देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जी। ये पहला क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस। फिर दूसरा और तीसरा करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ, जाहिर है थोड़े से जो एडवांस क्वेश्चन हैं वो मैं अलग लेक्चर में डाल के आपको दूंगा, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी के न्यूमेरिकल होंगे, आपकी वो जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स किए थे वैसे ही हैं। मेरी कोशिश होती है कि एक लेक्चर में आपको थ्योरी दे दूँ और दूसरे में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दे दूँ, लेकिन थ्योरी के साथ छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसलिए दे देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाए। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, अगर आपको क्वेश्चन भूल जाए कि मैंने क्या था तो आप बैक करके इस वीडियो को क्वेश्चन दोबारा लेके स्नैपशॉट लेके अलग कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन सामने होना बहरहाल जरूरी है। The kinetic energy of an object is 16 joules. Kinetic energy is 16 joules. Speed is 4 meter per second. Velocity है 4 meter per second. तो मास क्या होगा पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मास, ठीक है। तो याद है आपको फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। 16 इज इक्वल टू 1/2 mv4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू, ये भी 16 है, आप चाहें तो 2 8 जा 16 यूँ कर सकते हैं, वरना 16 कट रहा था 2 ऊपर आ जाता, तो बहरहाल 8 नीचे ले आए तो आपका m जो है वो, सॉरी 8 नीचे आएगा, 8 2 जा 16, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको भी दिखाया जाए। जी दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, टू बॉडीज of mass 1 kilogram and 2 kilogram have equal momentum. The ratio of their kinetic energies is, देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली हमारे टॉपिक में मोमेंटम का टॉपिक है नहीं है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन ये वाला ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन भी मोमेंटम से रिलेटेड है तो ये भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मुझे वो कोर्स आउटलाइन मिली है तो उसमें मोमेंटम नहीं है, ठीक है। हालांकि बेसिक टॉपिक है बट नहीं है, तो फिर हम क्यों खामखा में छेड़ें उसको, आप लोग भी यही कहेंगे, तो टू द पॉइंट रहा जाए। और आगे चलते हैं, ये बस इतने ही थे न्यूमेरिकल्स इसके। तो अगले टॉपिक में जो है हम लोग इससे जो रिलेटेड आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनको शामिल करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए फिर इतना ही है, अगले टॉपिक में हम मज़ीद चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच, हाफिज़।